नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषि। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जिनको आज तक सोशल साइंस कभी भी समझ में नहीं आया है, एक बार प्रयास करते हैं, इस छोटी सी वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में सोशल साइंस इतना टफ है या इतना बोरिंग है कि आपको समझ में नहीं आता है। बस आप 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिए। ये चैप्टर जो आपको अगर कभी नहीं समझ में आया होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी, चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज़ अ एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी टाइप की एक्टिविटी है। अब हमने एक्टिविटी को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। अब देखिए, जो चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, जो चीज़ें हमें नेचर देता है, नेचर प्रोवाइड करता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब जो नेचर से हमें प्राप्त हुआ है, उसके फॉर्म को जब हम किसी दूसरे में चेंज करते हैं, उदाहरण के लिए हमें गेहूं मिला नेचर से, तो वो गेहूं हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर है। ठीक, अब उसको हमने आटा चक्की पर ले जाके उसके फॉर्म को चेंज किया और क्या बना दिया, आटा बना दिया। अब वो जो आटा की चक्की है वो हमारे लिए कौन सा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि हमने प्राइमरी सेक्टर को चेंज किया किसी दूसरे फॉर्म में। तो जो फॉर्म को चेंज करता हो उसको सेकेंडरी, और इसके अलावा जितने भी सेक्टर बच रहे हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी सेक्टर, जो भी नेचर से चीज़ें हमें मिल रही हैं उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एग्रीकल्चर उसमें आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है, जो चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले सोचिए, क्या ये नेचर से मिल रही है। अगर नेचर से मिल रहा है तो वो हमारे लिए, देख, यदि वो नेचर से मिल रहा है तो हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर है। अगर हम नेचर से मिलने के बाद उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। और अगर दोनों नहीं है तो बचा हुआ क्या है, टर्शियरी। तो अब आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको हम किससे रिलेट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग, कि कौन से प्रकार की जो फार्मिंग है, इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, जो जैसे हल, कुदाल, फावड़ा यूज़ करते थे, और स्मॉल पैच छोटे ज़मीन के टुकड़े पर हम पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब खेती करते थे तो उसको कौन सी टाइप कहते हैं। ऑप्शन ए है कॉमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन बी है इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन सी है शिफ्टिंग का एग्रीकल्चर, और ऑप्शन डी है प्लांटेशन क्रॉपिंग। आइए हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग है, इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसी फार्मिंग जो कि व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य, उसको बेचने के लिए, बिजनेस के पर्पज से कोई अगर हम लोग एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाणिज्यिक कृषि, अर्थात कॉमर्शियल फार्मिंग। उदाहरण के लिए अगर हम टी और कॉफ़ी लगा रहे हैं, या मान लीजिए कि हम लोग चाय की हाँ, मान लीजिए टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया, तो क्या हम खुद को कंज्यूम करने के लिए लगा रहे हैं। आपका आंसर आएगा नहीं, हम इसको बेचने के लिए, व्यापार की दृष्टि से इसको लगा रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, कॉमर्शियल फार्मिंग में आएगा। दूसरा होता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि आपके पास छोटी सी ज़मीन है, उस पर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। अब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आप अलग अलग टाइप के क्या यूज़ करेंगे, अलग अलग टाइप के आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। जैसे पहले फावड़ा, कुदाल, ये सब यूज़ करते थे, आज के समय में हम मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंटेंसिव। अगला है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है कि एक जगह काफ़ी दिन खेती की गई, इसमें कोई भी बाहर का बहुत ज़्यादा टूल यूज़ नहीं किया गया, अपने घर की सामान, घर का जो भी हमारा मेन्योर है, कूड़ा कचरा है, उसका यूज़ किया गया, फावड़ा, कुदाल, इन सब का यूज़ करके खेती की गई। और जब उस ज़मीन की जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो कम होने लगा तो उस ज़मीन को छोड़ के हम लोग दूसरे ज़मीन पर शिफ्ट हो गए। इसको कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कॉमर्शियल का ही एक पार्ट है। प्लांटेशन फार्मिंग मतलब क्या होता है, बहुत दूर दूर तक एक ही फसल आपको जब दिखाई दे तो उसको कहते हैं हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग। उदाहरण के लिए टी,
चाय के बागान आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक बस चाय 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 आपको देखने मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो किस प्रकार की जो कृषि है, छोटे भूभाग, आदिम औजार, आदिम का अर्थ होता है पुराने, तो उसका सही ऑप्शन होगा हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको किस और नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है मिल्पा, ऑप्शन बी है हमारा स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ, झमिंग या झूम की खेती, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो दोनों है ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इस वाले रीजन में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झमिंग या स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं। एक और है मिल्पा, मिल्पा हम लोग मैक्सिको में कहते हैं, मैक्सिको में इसका नाम होता है मिल्पा, और नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया में स्लैश एंड बर्न और जमिंग होता है। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव सभी नामों से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जाना जाता है। समझ में आया होगा सबको, मुझे आशा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो उदाहरण के लिए अगर आपको रबी क्रॉप पता है तो आप आसानी से खरीफ पता कर सकते हैं, और अगर खरीफ पता है तब तो बात ही अलग है। देखिए खरीफ ऐसे फसल होते हैं, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हमने एग्रीकल्चर को अपने यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रबी, खरीफ और जैद। एक रबी है, एक खरीफ है और एक है जैद। रबी में, रबी जो है वो आप समझ सकते हैं कि ठंड के समय में, जो अभी समय चल रहा है इस टाइम पे रबी की फसल लगाई जाती है। गर्मियों के समय में लगाई जाती है खरीफ फसल। रबी ठंडियों में, गर्मियों या बारिश के सीजन में खरीफ लगाया जाता है, और इन दोनों के बीच में जो टाइम बचता है उसमें हम लोग लगाते हैं जैद। जो रबी है इसको जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो थोड़ा कूल चाहिए होता है, ठंड वाली क्लाइमेट चाहिए होती है, रेनफॉल बहुत मॉडरेट चाहिए होता है, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए होती है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट है हमारा खरीफ। खरीफ में टेम्परेचर हमें 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब अच्छी खासी गर्मी और अच्छा खासा रेनफॉल, बारिश 100 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश चाहिए होती है खरीफ के फसल के लिए। और जैद में आपका क्या आ जाता है? जैद में ऐसे फसल आ जाते हैं जो हम गर्मियों में, समझिए मई जून के समय में जो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, जैसे आप वाटरमेलन कह सकते हैं, तरबूज, खरबूजा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जैद में, जिसको मार्च अप्रैल के आसपास लगाया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें आपको खरीफ पूछा गया है, तो खरीफ का अर्थ मैंने अभी आप जस्ट बताया आपको, ये गर्मियों के सीजन में होगा और ज़्यादा बारिश इसको चाहिए होती है। तो कौन सा हुआ इसमें? राइस। ठंडियों के समय में पूछता, यही खरीफ की जगह रबी कर देता, तो उसमें हो जाता आपका वीट, बैरली और ग्राम, अर्थात गेहूं, जौ और चना। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एग्रीकल्चर? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे कृषि को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है हमारा सॉइल, ऑप्शन बी है क्लाइमेट, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी और लैटिट्यूड ओनली। अच्छा ये बताइए, मिट्टी क्या हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जिस अगर जो मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है तो उस पर दूसरा कुछ फसल होगा, एलुवियल सॉइल है तो फसल दूसरा होगा, लेटराइट सॉइल है तो फसल कहीं ना कहीं अलग होगा। तो मिट्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर को, कृषि को प्रभावित करता है। जलवायु बिल्कुल एक ऐसा रीज़न है जहां बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, एक ऐसा रीज़न है जहां बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो क्या वो कृषि पर इफेक्ट नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, पहले हम लोग कुदाल, फलसा, और इसके बाद हल, इन सब का यूज़ करते थे, बाहर से कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते थे, तो हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी थी, तो बहुत ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्शन था वो नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे फसल में हमारी कृषि और उन्नत हुई है और बेहतर हुई है। तो एक ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, लैटिट्यूड ओनली। देखिए लैटिट्यूड भी इम्पैक्ट करता है, किसी भी एग्रीकल्चर को लैटिट्यूड इम्पैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है ओनली, कि केवल अक्षांश। तो केवल अक्षांश से ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि और भी फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया?
अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, जहाँ तक आप देख पाएंगे, केवल एक ही फसल देख पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था टी का, कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था, शुगर केन भी दिया था वेस्टर्न जो है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे फसल को हम लोग कहते हैं क्या? प्लांटेशन फार्मिंग। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है प्लांटेशन फार्मिंग। टी कॉफ़ी इसमें आता है। एक फिर से देख ले, किस कृषि प्रणाली में बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? जितने बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे एक ही फसल आपको मिलेगा, उसको हम लोग कह देते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। और ऑप्शन इसमें कौन से हैं? और ऑप्शन एक है मिक्स्ड फार्मिंग, जब आप एक, दो या दो से ज़्यादा फसल एक ही एग्रीकल्चर ईयर में, एक ही साल में उगाते हैं तो उसको मिक्स फार्मिंग कह देते हैं। सब्सटेंस फार्मिंग, जीवन यापन करने के लिए जो हम फार्मिंग करते हैं उसको सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। और शिफ्टिंग फार्मिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि एक जगह छोड़कर जब दूसरे जगह लोग शिफ्ट हो जाते हैं, खेती करते हैं, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जा सकता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लार्ज प्रोड्यूसर है शुगर केन का? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है बिहार। तो आपको पता होगा, या अगर नहीं पता है तो आज याद हो जाएगा कि जो हमारा यूपी है वो गन्ने का और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो स्टेट है। सबसे ज़्यादा शुगर मिल भी यूपी में ही पाया जाता है। पंजाब को अगर देखा जाएगा तो गेहूं में बहुत ज़्यादा अग्रणी है, गेहूं सबसे ज़्यादा अगर कहीं पूछा जाए तो वो पंजाब है। महाराष्ट्र में कॉटन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सॉइल कैसी है? ब्लैक सॉइल है, इसीलिए वहाँ पे कॉटन बहुत बेहतर होता है। बिहार में लीची वगैरह आप देखेंगे तो बहुत बेहतर हमें देखने मिलता है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन के लिए कौन सा जो सॉइल है वो बेस्ट होगा? तो जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि जो कॉटन है उसके लिए जो बेस्ट सॉइल है वो हमारा ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी होगी। तो मैंने याद करने के लिए ऐसे याद किया था, काली क से ये भी शुरू होता है, और कपास याद कर सकते हैं। तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है, कपास अर्थात कॉटन, कॉटन भी कह सकते हैं और काली भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें भी अलुवियल सॉइल आप देखेंगे तो गेहूं के लिए, चावल के लिए और इसके बाद शुगर केन के लिए बेस्ट है। रेड सॉइल में तो एग्रीकल्चर थोड़ा सा जो है वो कम पाया जाता है, इस एरिया में हमें मिनरल्स ज़्यादा देखने मिलते हैं, जहाँ पे इंडिया में रेड सॉइल है। लेटराइट सॉइल टी कॉफ़ी के लिए भी थोड़ा सा बेहतर होता है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है which factor has placed most significant role in increasing food grains production after independence? स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कारक ने निभाई है? तो हालांकि जितने भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन होंगे सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट किए होंगे, लेकिन हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, ये भी एक बड़ा रीजन रहा होगा। हरित क्रांति की तकनीकें, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला ऑप्शन है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, जो हमारी परंपरागत जो कृषि पद्धतियां हैं वो हो सकती हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़रूरी, जो सबसे सही हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है वो हमारे लिए है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 1960 के दशक में आया था, जिसने एक नए तरीके से खेती करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक वगैरह का यूज़ करना जो है वो हमें सिखाया, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा बहुत तेज़ी से बूम कर गया, और जो हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड होते थे अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए, वो डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो गई। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द मेन रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़। हमारे यहाँ जो लो प्रोडक्टिविटी होती है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो ऑप्शन ए, यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV का सीड फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी, उदाहरण के लिए कुछ फसल होते हैं जिनका जो सीड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देता है, और कुछ सीड्स होते हैं जो कम प्रोडक्शन देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है उसको कहा जाता है हाई यील्ड वेराइटी। हाई मतलब ज़्यादा, यील्ड मतलब प्राप्त करना।
तो सबसे ज़्यादा जो फसल आप प्राप्त करते हैं उसको HYV सीड्स कहा जाता है। तो ये अच्छा है, ये किसी भी तरीके से कृषि के उत्पादन को कम नहीं करेगी, बढ़ाएगी ही। लार्ज लैंड होल्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन आपके पास है, बड़े भू स्वामित्व हैं आपके पास, तो ये भी जो है वो नहीं रीज़न समझ में आ रहा है कृषि में उत्पादन कम होने का। डिपेंडेंसी ऑन मानसून, ये एक रीज़न समझ में आ रहा है। और चौथा है मॉडर्न इरिगेशन, तो जो नए पंपिंग सेट, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो क्या इससे उत्पादन में कमी आई है कृषि के? तो ये भी नहीं। तो सबसे सटीक ऑप्शन जो हमारा है वो डिपेंडेंसी ऑन मानसून। तो जब हम बारिश पर ही डिपेंड रहेंगे तो वो एक बड़ा रीज़न है कि हमारी जो उत्पादकता है, जो हमारी उत्पादन क्षमता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि समय से बारिश नहीं होगा तो फसल उतनी बेहतर नहीं होगी। आई होप कि ये भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है और आपको समझ में आया है, और ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर का मैंने करा दिया तो ये कंप्लीट हो गया, और भी मैं क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ मैं, और आगे जो चैप्टर्स हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।